हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम एमएसएन का टॉपिक पढ़ेंगे। तैयारी जितनी मजबूती से होती है, तैयारी जितनी मजबूती से होती है, सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है। तैयारी आप जितनी मजबूती से करोगे तो आपको सफलता उतनी ही क्या मिलेगी? मजबूत मिलेगी और भरपूर मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपके सामने डेविटेड नेजल सेप्टम। डेविटेड नेजल सेप्टम क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। डेविटेड नेजल सेप्टम क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डेविटेड नेजल सेप्टम डेविटेड नेजल सेप्टम तो डेविटेड नेजल सेप्टम क्या होता है? डेविटेड नेजल सेप्टम को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? हिंदी के अंदर बोलते हैं नासापट विकार। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नासापट विकार बोलते हैं इसको। हिंदी में नासापट विकार बोलते हैं। नासापट विकार। हिंदी में नासापट विकार बोलते हैं। तो द कार्टिलेज एंड बोन इन द नोज, जो नोज के कार्टिलेज होते हैं और बोन होते हैं इन द नोज आर नोन एज नेजल सेप्टम। तो जो नोज के कार्टिलेज और बोन है, कार्टिलेज और ये बोन है, ये नेजल सेप्टम कहलाती है। ठीक है, द सेप्टम सेपरेट तो सेप्टम कैसे रहते हैं? तो नोन एज द नेजल सेप्टम। द सेप्टम सेपरेट टू राइट एंड लेफ्ट साइड। तो नेजल सेप्टम है जो अपने नाक का, ये नेजल सेप्टम है, नासक गुहा है, ये दो भागों में सेपरेट रहती है, राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट दो भागों में सेपरेट रहती है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, दो भागों में सेपरेट रहती है। साइड द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो है अपनी नासा गुहा है, नेजल कैविटी है, ये दो भागों में सेपरेट रहती है। इनसाइड द नोज, नाक के अंदर से, नाक के अंदर से दो भागों में सेपरेट रहती है। अब है डेविटेड नेजल क्या होते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल सेप्टम, नेजल सेप्टम, ये तो था नॉर्मल नेजल सेप्टम। अब डेविटेड क्या होता है? डेविटेड का मतलब हो गया डिवाइडेड है। डेविटेड, यहाँ डेविटेड से मतलब है कि ये आपस में डिवाइड रहता है। आपस में क्या रहता है? डिवाइड हो जाता है। Deviated nasal septum is a condition in which the septum is off center or lean to one side of the nasal cavity. Nasal cavity जो है इसके अंदर क्या है? डेविटेड नेजल सेप्टम में क्या रहते हैं? ये कंडीशन है, इनमें सेप्टम इज कट ऑफ सेंटर, सेंटर से कट ऑफ हो जाते हैं, सेंटर से डिवाइड हो जाते हैं। लेंस टू वन साइड ऑफ ईच नेजल कैविटी। देखिए ये नॉर्मल डायग्राम है, इसके अंदर मैं समझाता हूँ आपको। नॉर्मल डायग्राम जो है
ये नेजल सेप्टम का नॉर्मल डायग्राम है। ये क्या है, नासा गोवा के एक तरफ झुक जाता है। देखो इसमें ये है एबनॉर्मल, ये तो है नॉर्मल सेप्टम, ये तो है नॉर्मल सेप्टम। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया है नाक का, ये नॉर्मल सेप्टम है। इसमें ये जो है सेंट्रल से डिवाइड है, सेंट्रल से डिवाइड होके ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये नासा गोवा जो है नेजल सेप्टम नॉर्मल सेप्टम है, इसमें ये बन रहा है। लेकिन ये है डेविटेड नेजल सेप्टम, इसमें जो है ये जो सेंट्रल की है ये ऐसे डिवाइडेड जैसे हो रही है, ठीक है। ये कैसे हो रही है, डिवाइडेड की तरह हो रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है। ये कैसे हो रही है, ऐसे घूम रही है थोड़ी सी। तो ये नेजल सेप्टम क्या है, ये डिवाइडेड नेजल सेप्टम है, ये डिवाइडेड नेजल सेप्टम है। इसमें जो नासा गोवा है वो एक तरफ झुक जाती है। इसमें क्या होती है, नासा गोवा जो है तो नासा गोवा है एक तरफ झुक जाती है, एक तरफ झुक जाती है नासा गोवा। नासा गुहा एक तरफ झुक जाती है। ये थोड़ा कलर दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए चेंज कर दिया है। ठीक है, ये नॉर्मल नेजल सेप्टम, ये नॉर्मल नेजल सेप्टम है और ये एबनॉर्मल सेप्टम है, ये एबनॉर्मल है, ये डेविटेड सैंपल है और ये नॉर्मल है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है एक और डायग्राम में देख लेते हैं, इस डायग्राम में देख लेते हैं। और देखिए ये जो नेजल सेप्टम है, यहाँ पे देखिए ये जो नेजल सेप्टम है, यहाँ से नोज बराबर है तो ये नॉर्मल सेप्टम है, ये नॉर्मल नेजल सेप्टम है। इसमें जो ये नेजल सेप्टम है ये बीच से डिवाइड हो रहा है तो ये नॉर्मल है। लेकिन इसमें देखो यहाँ से ऐसे हो गया तो ये क्या हो गया, डेविटेड सेप्टम। ये डेविटेड सेप्टम है जिसमें ये देखो नेसल गुहा जो है छोटी हो गई, यहाँ से इतनी सी हो गई है, ये छोटी हो गई, ये प्रॉपर दिखाई दे रही है, तो ये कम हो गई है। ये इससे ये जो बीमारी है ऐसे दिखाई देती है, नेजल सेप्टम इस तरह से होता है। उसके बाद में इसके कारण क्या क्या है, कोज क्या है इसके, तो इसके जो कोज है, कारण क्या है, किस कारण से होती है, तो इसके कारण क्या क्या है। तो ये डेविटेड सेप्टम कैन बी अकर ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, या तो फीटल डेवलपमेंट के कारण हो सकता है, फीटल डेवलपमेंट सही से नहीं हो, फीटल द नेजल सेप्टम, जो नेजल सेप्टम है कैन बी ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है माँ के पेट में, मदर के एब्डोमेन में जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है उस टाइम जो है, उस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। तो सो एट बर्थ इन केस, या तो बचपन से जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है,
मदर के पेट में जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, फीटल डेवलपमेंट होता है, उसी टाइम ऐसे डेविटेड नेजल सेप्टम हो सकते हैं, या फिर डिलीवरी के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हो सकते हैं। दूसरा रीजन हो गया, ये तो हो गया पहला, डेविटेड सेप्टम कैन बी आल्सो कॉज बाई एन इंजरी, या इंजरी के द्वारा भी हो सकता है, या कोई इंजरी हो गई या चोट लग गई तो उसके द्वारा भी ये हो सकता है। इंजरी हो गई तो उसके द्वारा भी हो सकता है। अब इंजरी कैसे हो सकती है? इंजरी कैसे हो सकती है? चाइल्ड बर्थ के दौरान हो सकती है ना? इंजरी चाइल्ड बर्थ के दौरान हो सकती है, जब डिलीवरी वगैरह होती है उस टाइम चाइल्ड बर्थ के दौरान इंजरी वगैरह हो सकती है, या अडल्ट में बाद में कोई इंजरी हो गई, ये तो हो गया चिल्ड्रन में। और अडल्ट में अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसके कारण, एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए तो उसके कारण भी हो सकती है। अब है कि साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण और चिन्ह क्या होते हैं। तो इसमें चेंज इन नोज शेप, नोज का जो शेप है, नाक का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, नाक का शेप कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, आकार में परिवर्तन आ जाएगा, नाक के आकार में परिवर्तन आ जाएगा, शेप में चेंजेस आ जाएंगे, तो नाक के आकार में परिवर्तन आ जाएगा। ब्रीदिंग प्रॉबली वन और बोथ साइड ऑफ द नोज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, या तो वन साइड से, एक साइड से अगर, या तो कभी कभी एक साइड का नेजल कैविटी क्या होती है, क्लोज हो जाती है, या फिर दोनों साइड से हो सकती है, दोनों साइड से हो सकती है, या फिर एक साइड से हो सकती है, या फिर एक नेजल कैविटी के द्वारा हो सकती है। तो ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। हेडेक और फेस पेन, हेडेक सिर दर्द हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, या फिर फेस का पेन हो सकता है, चेहरे का दर्द, चेहरे में दर्द हो सकता है, फेस पेन हो सकता है। नेजल कॉन्जेक्शन होता है, नाक में जो है रुकावट वगैरह आ सकती है, नेजल कॉन्जेक्शन, नाक का बंद हो जाना, नाक का बंद हो जाना। नॉइजी ब्रीदिंग, साउंड, नॉइजी ब्रीदिंग का मतलब है जब सांस लेने में साउंड सुनाई देगा, सांस लेने में साउंड आएगा। उसके बाद में नोज ब्लीड, नाक से ब्लड आ सकता है, नाक से ब्लड आ सकता है। साइनसाइटिस हो सकता है, साइनस में इन्फ्लामेशन हो सकता है। स्लिप एपनिया देखने को मिल सकता है, विजिंग साउंड, स्लिप एपनिया और विजिंग साउंड वो भी देखने को मिल सकते हैं। स्लिप एपनिया का मतलब हो गया सोते समय सांस में रुकावट आ जानी, है ना, सोते समय। स्लीप एपनिया क्या मतलब हो गया, सोते समय सांस में रुकावट आना, सोते समय सांस में रुकावट आना, ये हो सकता है। विजिंग का मतलब है सांस लेते समय विसिंग का साउंड आना, ये रहती है। गड़गड़ाहट जैसा साउंड आना, गड़गड़ाहट साउंड आना या विसिंग साउंड आना, ठीक है, गड़गड़ाहट का साइन आना। अब है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटिंग ए डिवाइड सेप्टम इज टू मैनेज सिम्टम्स। पहले तो इसके सिम्टम को मैनेज करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट से पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं अपन, मेडिकल जो मैनेजमेंट है उससे पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि मेडिकल जो मैनेजमेंट है उससे पहले एक चीज़ पढ़ते हैं अपन
कि इसका डायग्नोसिस क्या होता है। इसका डायग्नोसिस क्या होता है, इसका डायग्नोसिस क्या होगा, कैसे पता लगाएंगे, डायग्नोसिस कैसे होंगे। डायग्नोसिस के अंदर हम पढ़ेंगे, डायग्नोसिस के अंदर क्या पढ़ेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। इसका कैसे करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इसके द्वारा पता लगा सकते हैं। उसके बाद में एक्सरे, फेस का एक्सरे करके, यानी नोज का एक्सरे करके पता लगा सकते हैं। उसके बाद में सीटी स्कैन के द्वारा पता लगा सकते हैं। एमआरआई भी कर सकते हैं। सीटी स्कैन हो सकता है, एमआरआई की इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिजिकल एग्जामिनेशन और चेस्ट एक्सरे और सीटी के द्वारा हम इसकी पता लगा सकते हैं। नोज का शेप वगैरह देख के, है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन नोज का जो शेप है, नेजल कैविटी का जो शेप है वो देख के आप पता लगा सकते हो कि शेप कैसा हो गया है, उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। ये तो हो गया डायग्नोसिस करने का तरीका। अब है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में मैं फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग टू डिवाइडेड सेप्टम इज टू मैनेज सिम्टम। पहले क्या करना है, सिम्टम को मैनेज करना है, लक्षण को मैनेज करना है। सबसे पहला जो होना चाहिए काम वो जो है सिम्टम को मैनेज करना। द डॉक्टर में भी प्रेस्क्राइब पेशेंट टू ट्रेक को कौन कौन सी दवाई देते हैं डॉक्टर, डीकंजेस्टेंट दे सकते हैं। पहले जो दवाई है वो है डीकंजेस्टेंट्स जो दवाई है वो दे सकते हैं। ये जो दवाई है, ये दो दवाई क्या करती है, दीज ड्रग्स हेल्प टू कीप द एयरवे ऑन बोथ साइड ऑफ द नोज ओपन, रिड्यूसिंग नेजल टिश्यू स्वेलिंग। जो नेजल टिश्यू की स्वेलिंग है, जो नाक के अंदर जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, वहाँ की क्या करता है, सूजन को कम करता है। सूजन को क्या कर देता है, कम कर देता है। जिससे क्या होगा, दिस ड्रग हेल्प टू एयरवे ऑन बोथ साइड, नाक के बोथ साइड की जो ओपन एयरवे है वहाँ से क्या करेगा, स्वेलिंग जो हो चुकी है, टिश्यू के कारण जो स्वेलिंग हो चुकी है उसको कम करेगा। जिससे क्या होगा, उसे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, सांस लेने में आसानी हो जाएगी। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि ये स्वेलिंग को कम करता है। और उसके बाद में डीकंजेस्टेंट्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए टैबलेट और नेजल स्प्रे। इसकी जो है ये टैबलेट रूप में भी आता है और ये स्प्रे रूप में भी आता है। इसका स्प्रे भी आता है जिसे स्प्रे लगा सकते हैं नाक के अंदर, और ये टैबलेट जो गोली है वो भी ले सकते हैं। तो ये हो गया ओरल डीकंजेशन। टैबलेट जो है उसका क्या है, दीज ड्रग्स हैव ए स्टिमुलेंट इफेक्ट। जो ये ओरल टैबलेट आती है, मतलब जो मुंह से लेने वाली टैबलेट आती है, दीज ड्रग्स हैव स्टिमुलेंट इफेक्ट। इसका जो इफेक्ट है वो स्टिमुलेट करने का इफेक्ट है, कॉजिंग नर्वसनेस एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये क्या करती है, ये नर्वसनेस एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, एज वेल हार्ट रेट, और हार्ट रेट को भी क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इसका प्रभाव, स्टिमुलेंट मतलब उत्तेजक होता है, ठीक है। स्टिमुलेंट का मतलब हो गया इसका उत्तेजक प्रभाव होता है। स्टिमुलेंट का मतलब है उत्तेजक प्रभाव है, जिसके कारण क्या होता है, नर्वसनेस, घबराहट बढ़ाती है, इंक्रीज बीपी को बढ़ा देती है, हार्ट रेट को बढ़ा देती है। तो ये करती थी। उसके बाद में एंटीहिस्टामिन्स ड्रग
दीज ड्रग्स हेल्प टू प्रिवेंट एलर्जी, ये एलर्जी से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, एलर्जी को कम करने के लिए दी जाती है। एंटी हिस्टामिन जो ड्रग्स होती है ये एलर्जी को कम करने के लिए दी जाती है। सिम्टम्स स्टफी और रनी नोज, अगर नाक से पानी आ रहा है, नाक में ब्लॉकेज आ गया है तो उसके लिए एंटी एलर्जिक दे सकते हैं। नॉन एलर्जिक कंडीशन दिस एसोसिएटेड विद द कोल्ड, ठीक है। तो ये एलर्जी कंडीशन में दे सकते हैं, तो एलर्जी को ख़त्म करता है। तो एलर्जी जो एंटी हिस्टामिन ड्रग आती है वो सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन वगैरह आती है। उसके बाद में नेजल स्टेरॉयड स्प्रे आते हैं, नेजल स्टेरॉयड स्प्रे आते हैं। दीज ड्रग्स एड इन ड्रेनेज टू रिड्यूस स्वेलिंग, ये भी स्वेलिंग को कम करते हैं, सूजन को कम करते हैं। इन द नेजल ट्यूब, नेजल ट्यूब जो नाक की ट्यूब होती है वहाँ की स्वेलिंग को कम करेंगे। स्टेरॉयड स्प्रे टेक 1 to 3 वीक्स, 1 से 3 वीक तक लेने चाहिए टू अटेन द मैक्सिमम इम्पैक्ट। मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए कम से कम 1 से 3 वक्त तक, वीक तक, 1 से 3 सप्ताह तक जो है स्टेरॉयड के स्प्रे आते हैं वो लेने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जरी के द्वारा। ये तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आपके डीकंजेस्टेड ओरल, डीकंजेस्टेड और स्टेरॉयड वगैरह देते हैं और एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दे सकते हैं। इसके बाद में सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है सेप्टोप्लास्टी, तो सेप्टम को रिपेयर करना सेप्टोप्लास्टी कहलाता है। सेप्टो का मतलब यहाँ हो गया सेप्टम से है, सेप्टम से है। प्लास्टी जिस वर्ग के आगे आ जाता है मतलब उसका रिपेयर करना, उसे वापस ठीक करना, तो उसे ठीक करना। तो ऑफ ए डेविटेड सेप्टम इज मोस्ट कॉमन मेथड इन विच द नेजल सेप्टम इज स्ट्रेंथिंग एंड रीलोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द नोज। इसी सर्जरी के द्वारा क्या किया जाता है, जो नेजल सेप्टम है उसको सीधा किया जाता है, स्ट्रेंथ यानी इसको सीधा किया जाता है और उसे रीलोकेटेड किया जाता है, जहाँ पे उसकी लोकेशन होनी चाहिए वहाँ उसको सेंटर में लाया जाता है। तो ये इसका काम है, देखो इस डायग्राम में बताया हुआ है। तो ये है ये देखो सेप्टोप्लास्टी के अंदर क्या करते हैं, सेप्टोप्लास्टी के अंदर जो ये मुड़ा हुआ था इसको ठीक कर देते हैं वापस। डेविटेड सेप्टम है, ये डेविटेड सेप्टम है, इसको वापस कार्टिलेज को रिमूव करके ठीक किया जाता है, ऐसे कर दिया जाता है, एकदम सीधा कर दिया जाता है। तो ये रेस्ट सेप्टम है, ऐसे सेप्टोप्लास्टी के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो ये द सेंटर ऑफ द नोज, नोज को सेंटर के अंदर लाया जाता है, सेप्टम को सीधा कर दिया जाता है। तो ये जो है सेप्टोप्लास्टी सर्जरी कहलाती है। उसके बाद में एक और सर्जरी होती है इसके अंदर, राइनोप्लास्टी और सर्जरी होती है। एक जो सर्जरी होती है वो होती है राइनोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी सर्जरी और होती है। तो ये राइनोप्लास्टी इज ए सर्जरी टू चेंज द शेप ऑफ द नोज, नोज के जो है नोज का क्या कर देते हैं, शेप ही चेंज कर देते हैं, इसमें पूरे नोज का ही शेप चेंज कर देते हैं। तो नेजल सेप्टम राइनोप्लास्टी ज़्यादातर फिल्म एक्टर्स वगैरह जो मूवी के अंदर जो मूवी बनाते हैं एक्टर्स वगैरह या एक्ट्रेस वगैरह, वो नेजल जो राइनोप्लास्टी करवाती है, नोज का शेप चेंज करने के लिए बनाती है। बाकी डेविटेड जो सेप्टम होते हैं उसके अंदर भी आप राइनोप्लास्टी कर सकते हैं, नोज का जो शेप है वो चेंज करते हैं। तो ये जैसे नेजल बोन है, ये वाली क्या है, नेजल बोन है, बोन है। ये सेप्टल कार्टिलेज है, ये जो है आपके सेप्टल कार्टिलेज है। ये सेप्टल कार्टिलेज है। अपर लेटरल नेजल कार्टिलेज, ये जो है अपर लेटरल नेजल कार्टिलेज है। ये क्या है, अपर
लेटरल नेजल कार्टिलेज। और ये वाले जो नीचे की तरफ रहते हैं, ये वाले, ये से, ये लोअर लेटरल नेजल कार्टिलेज। इनको रिपेयर करके नोज के शेप को चेंज किया जाता है, तो वो कहलाती है राइनोप्लास्टी सर्जरी कहलाती है। तो दो तरीके से सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं, एक तो रहती है सेप्टोप्लास्टी, एक रहती है राइनोप्लास्टी। ठीक है, एक होती है राइनोप्लास्टी, एक होती है सेप्टोप्लास्टी। ये हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। अब है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं आपके नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट, द नर्स शुड ऑफर एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक देनी चाहिए, इन्फेक्शन को कम करने के लिए एंटीबायोटिक देनी चाहिए। ठीक है, एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक जो ड्रग्स हैं जो क्या करती है, जीवाणुओं को मारने के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको मारने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या एनाल्जेसिक, इसको दर्द को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक देते हैं। दर्द को कम करने के लिए पेन किलर है। पेन किलर ड्रग्स, ठीक है, पेन किलर ड्रग्स दे सकते हैं 5 to 8 डेज, 5 से 8 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक दे सकते हैं पेशेंट को। शी शुड बी रिमूव नेजल पैक आफ्टर 2 डेज। जो नेजल पैकिंग की हुई थी उसको 2 दिन में निकाल देना चाहिए, कम से कम 2 दिन रखना चाहिए। ठीक है, 2 डेज 2 दिन रखना चाहिए, नेजल पैकिंग को निकाल देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। She should be offered decongestant to patient after removing the nasal pen। पेशेंट को कब ऑफर करना चाहिए, डीकंजेस्टेंट ड्रग्स जो होती है, ये वाले ड्रग्स होती है जो अभी मैंने पढ़ाया था, ये ड्रग्स जो है पेशेंट के नेजल पैक को हटाने के बाद में, नेजल पैकिंग की थी वो हटाने के बाद में ये ड्रग्स स्टार्ट करनी चाहिए। शी शुड बी अप्लाई ऑइंटमेंट वैसलीन लगा सकते हैं, ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, लिक्विड पैराफिन आता है वो लगा सकते हैं। इफ द पेशेंट हैज नोज टू लूजन द क्रस्ट एंड क्लोट, अगर क्रस्ट एंड क्लोट हो रहा है तो पेशेंट के क्या लगाना चाहिए, वैसलीन वगैरह लगानी चाहिए, और वैसलीन लगा सकते हैं, मलहम लगा सकते हैं, पैराफिन लगा सकते हैं। लिक्विड पैराफिन कब लगा सकते हैं, जब नाक में पपड़ी जम जाए, ब्लड का थक्का हो। ठीक है, और शी शुड बी एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड इंजरी से बचने के लिए एडवाइज करना चाहिए। कम से कम 3 वीक, 3 सप्ताह तक नाक पर कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए, छोटी मोटी कोई भी इंजरी नाक पे नहीं होनी चाहिए। तो पेशेंट को नाक की इंजरी से बचने के लिए एडवाइज करना चाहिए। उसके बाद में शी शुड बी एडवाइज द पेशेंट टू टेक रेस्ट फॉर ए वीक। कितनी टाइम तक रेस्ट करने के लिए एडवाइस देना चाहिए, टेक एडवाइज टू रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट, टेक रेस्ट करनी है, रेस्ट 1 सप्ताह तक, 1 सप्ताह तक रेस्ट करनी चाहिए। शी शुड बी एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड ब्लोइंग नोज, नाक को ब्लोइंग भी नहीं करना है, नाक को ब्लोइंग नहीं करना है। तो ये भी एडवाइस देनी है पेशेंट को कि ब्लोइंग को अवॉइड करना है, नाक को बार बार में जो ब्लोइंग करते हैं आप अपन ऐसे नाक से जो है निकालने के लिए, जो सिक्रेशन वगैरह बाहर निकालने के लिए ब्लोइंग करते हैं वो नहीं करना है। शी शुड बी यूज इंट्रानेजल पैकिंग आफ्टर पोजीशन मेंटेन टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ हेमाटोमास। शुड बी यूज इंट्रानेजल पैकिंग,
पेशेंट को इंट्रानेजल पैकिंग के लिए क्या करना है, सी शुड बी इंट्रानेजल पैकिंग एंड पोजीशन मेंटेन। तो पेशेंट को इंट्रानेजल पैकिंग रखनी है और जो पोजीशन है वो भी मेंटेन रखनी है, पोजीशन जो जिस पोजीशन में रहना है। तो इससे क्या होगा, ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है और ब्लीडिंग कंट्रोल होगा तो वहाँ पे हेमेटोमा का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए पोजीशन वगैरह मेंटेन रखनी है और पैकिंग वगैरह हटानी नहीं है। शी शुड बी अप्लाई ए स्मॉल ड्रेसिंग इफ पेशेंट हैज हैड राइनोप्लास्टी। अगर पेशेंट की राइनोप्लास्टी सर्जरी हुई है तो उसे स्मॉल ड्रेसिंग कर देनी चाहिए, नाक के ऊपर क्या नहीं है, ड्रेसिंग वगैरह कर देनी चाहिए, स्मॉल ड्रेसिंग वगैरह करनी। शी शुड बी फोकस ऑन द पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑन एयरवे मैनेजमेंट। और पेशेंट के सबसे मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए, ध्यान कहाँ होना चाहिए, पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद में, ऑपरेशन की पोस्ट ऑपरेटिव केयर मतलब ऑपरेशन के बाद में जो केयर की जाती है सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे एयरवे रहता है। उसको सवसन प्रॉपर आ रही है क्या, एयरवे मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ओडिमा एंड हेमरेज, अगर उसके कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं है उसका ध्यान रखना चाहिए। हेमरेज यानी कोई ब्लीडिंग कंट्रोल, इसका ध्यान रखना चाहिए, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। पेन का ध्यान रखना चाहिए, पेन ट्रीटमेंट मतलब उसे दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। पेशेंट एजुकेशन और इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए सर्जरी के बारे में और पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए, पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आफ्टर सर्जरी। एयरवे का सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद में ब्लीडिंग का, उसके बाद में हेमेटोमा मतलब अगर स्वेलिंग वगैरह आ गई तो इडिमा का, पेन का, और उसे एजुकेशन और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो ये है आज का टॉपिक नेजल सेप्टम। तो ये नेजल डेविटेड नेजल सेप्टम क्या होता है, नेजल सेप्टम तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, डेविटेड मतलब जो सेप्टम है उसका शेप सही नहीं होना, वो डेविटेड नेजल सेप्टम के अंदर आ जाता है। तो वापस एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो समझ में आ जाए। तो नेजल सेप्टम, तो नेजल सेप्टम जो किसके बने होते हैं, कार्टिलेज और बोन के बने होते हैं, ठीक है। और ये नेजल जो कैविटी है उसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर ये सेंटर से जो नासा गुहा है वो एक तरफ झुक जाए, एक तरफ झुक जाए, तिरछी हो जाए, देखो ऐसे ऐसा हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डेविटेड नेजल सेप्टम। डेविटेड नेजल सेप्टम में देखो ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है। इसमें नाक का देखो जो शेप दिख रहा होगा आपको, एक जो सेप्टम है बहुत छोटा हो गया। तो इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो एक तो कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो सकती है, बचपन से अगर किसी के नेजल सेप्टम की प्रॉब्लम हो, डिलीवरी के टाइम कोई इंजरी हो गई हो, या कोई फीटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो तो उसके कारण हो सकता है, या फिर अडल्ट के अंदर कोई इंजरी वगैरह हो गई हो तब हो सकता है। साइन सिम्टम के अंदर नोज का शेप चेंज मिलेगा, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, फेस पेन हो सकता है, नेजल कंजक्शन हो सकता है मतलब नाक में रुकावट आ सकती है, नोइजी ब्रीदिंग आएगी, साउंड आएगा ब्रीदिंग में, है ना, और नाक से ब्लीडिंग हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है, साइनस का इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्लीप एपनिया हो सकता है, सोते समय क्या होगा पेशेंट को सांस नहीं आने वाली प्रॉब्लम हो सकती है, विजिंग साउंड आ सकता है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सरे द्वारा पता कर सकते हैं, सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर डीकंजेशन ड्रग रहते हैं जो कि नाक के जो टिश्यू वगैरह होते हैं वहाँ की स्वेलिंग को कम कर देता है। उसके बाद में ये टैबलेट और स्प्रे रूप में आते हैं। एंटीहिस्टामिन जो एलर्जी के लिए देते हैं वो एलर्जी को कम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेजल स्टेरॉइड स्प्रे दे सकते हैं, ये भी स्वेलिंग वगैरह को कम करते हैं, 1 से 3 वीक तक देना चाहिए। उसके बाद में इसमें 2 तरीके के और सर्जरी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। सर्जरी मैनेजमेंट में 2 सर्जरियाँ होती है, एक तो सेप्टोप्लास्टी होती है, एक राइनोप्लास्टी होती है। सेप्टोप्लास्टी में सेप्टम को ठीक किया जाता है, राइनोप्लास्टी में पूरे नोज के शेप को ही ठीक किया जाता है, ठीक है। ये दोनों सर्जरी हैं। मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या ध्यान रखोगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स वगैरह दोगे और पेन किलर्स वगैरह दोगे। पेशेंट के नेजल पैक को रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है, 2 डेज तक, आफ्टर 2 दिन बाद में ही रिमूव करेंगे। उसके बाद में डीकंजेशन ड्रग्स वगैरह कब स्टार्ट करेंगे, जब नेजल पैकिंग हटा देंगे। और पेशेंट को क्या है, वैसलीन वगैरह लिक्विड पैराफिन भी लगा सकते हैं। और पेशेंट को
इंजरी से बचना की एडवाइस देंगे कि वहाँ नाक पे कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3 वीक तक तो बिल्कुल भी नहीं। छोटी सी भी इंजरी हो गई तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद में पेशेंट को एडवाइज करेंगे कि वो प्रॉपर रेस्ट ले, पेशेंट को एडवाइज करेंगे कि वो ब्लोइंग ना करे, है ना, नाक से ब्लोइंग ना करे। और पेशेंट को क्या एडवाइस देंगे कि नेजल पैकिंग को मेंटेन रखे, पोजीशन को मेंटेन रखे, हेमाटोमा ना होने दे, राइनो वाली प्लास्टिक को स्मॉल ड्रेसिंग कर दे। और पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो एयरवे का ध्यान रखे, एयरवे को मेंटेन रखे, एडिमा वगैरह को कंट्रोल रखे, हेमाटोमा नहीं होना चाहिए, पेन का ट्रीटमेंट देना चाहिए पेशेंट को, एजुकेशन और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।